Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 6th of December 2023 and आज हम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों की एनालिसिस देखेंगे जो कि हम पिछले कुछ दिनों से दोनों की ही देख रहे हैं. तो फर्स्ट न्यूज़ है इजराइल पुशेस डीपर इनटू साउथ गाजा एज यूएस यूएन अर्ज सिविलियन सेफ्टी. ये तो बहुत टाइम से चल रहा है. आपको क्या करना है, आपको इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने हैं एंड आसपास की सारी लोकेशंस देखनी है. नेक्स्ट है लॉ मेकर्स नॉट फॉर डीप माइनिंग इन आर्कटिक ओशन. तो नॉर्वे की जो यहाँ पर सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट है एंड टू लार्ज अपोजिशन पार्टीज ने डील की है कि जो आर्कटिक ओशन है वहाँ पर ही माइनिंग करेंगे. जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी आर्कटिक की वो इससे थ्रेटन होगी. वैसे भी वल्नरेबल इकोसिस्टम है, लेकिन इनका कहना है कि हम अगर डीप कमर्शियल माइनिंग करेंगे तो और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हम सीख कर सकते हैं. जो रिलायंस है ऑयल और गैस इंपोर्ट के ऊपर, ये हम कम कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर एक लोकेशन है, तो यहाँ पर एक डॉट मीका बेस है जो कि सेंट्रल इसराइल में है. तो बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर इसराइल के न्यूक्लियर आर्सेनल है और हमास ने यहाँ पर एक मिसाइल छोड़ दी थी एंड जिसकी वजह से यहाँ पर डर था कि कहीं न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स के ऊपर कुछ ना हो जाए. नेक्स्ट है यहाँ पर यूके टू इंक्रीज सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर वर्क वीजास टू कट इमिग्रेशन. तो यूके में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इमिग्रेशन को कम करने के लिए यूके ये सोच रहा है कि जो वर्क वीज़ाज़ के लिए थ्रेशोल्ड सैलरी है इसको हम बढ़ाकर आई थिंक 40,000 पाउंड्स कर देते हैं, 38,000 पाउंड्स कर देते हैं. सो दैट यहाँ पर अगर ये 38,000 पाउंड्स होगा तो कम ही लोग एलिजिबल हो पाएंगे और कम ही लोग फिर जाएंगे यूके में. नेक्स्ट जो कीवी की पॉपुलेशन है वो न्यूजीलैंड में डिक्लाइन हो चुकी है. कभी 12 मिलियन कीवीज़ हुआ करती थी, अभी सिर्फ 70,000 बची हैं. इसका रीज़न क्या है, तो बहुत सारी इन्वेसिव स्पीशीज़ या नॉन नेटिव एवियन प्रेडेटर्स आ गए एंड जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो कीवीज़ की पॉपुलेशन है कम होने लग गई. तो यहाँ पर 2016 में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाई द गवर्नमेंट कि ये जो नॉन नेटिव प्रेडेटर्स हैं इनको एलिमिनेट करना है बाई 2050. कांग्रेस नेम्स रेवनाथ एज तेलंगाना सेज नॉट गोइंग टू बी अ वन मैन शो. तो कांग्रेस ने एक्चुअली जो रेवनाथ रेड्डी हैं, अनुमुला रेवनाथ रेड्डी, इनको यहाँ पर सीएम बनाया जा रहा है तेलंगाना का एंड ये कांग्रेस के हैं. बस इतना ही न्यूज़ है, बाकी तो कुछ नहीं है. तो टेकिंग चार्ज ऑफ तेलंगाना फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस नाउ हैज़ टू प्लेस इट लीडर्स, क्योंकि सारे लीडर्स चाहते हैं कि वो यहाँ पर सीएम बने या उनको अच्छा मिनिस्टर बनाया जाए, अच्छा पोर्टफोलियो मिले. तो वही है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर आपस में इनफाइटिंग रहती है. यूएस कन्फर्म्स डेप्टी एनएसए रेज्ड पन्नू इशू विद इंडियन ऑफिशियल्स. तो ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू का इशू हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट आगे चलते हैं. जियो टैग योर हाउस और लूज प्रॉपर्टी रिबेट. तो दिल्ली का बेसिकली यही कहना है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग करना पड़ेगा अगर आपको टैक्स एग्जाम्पशंस चाहिए. आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है. जियो टैगिंग की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक सर्वे में आई थिंक 3-4 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें ये बात कही गई थी कि ये जो यहाँ पर लोन लेते हैं बिजनेस पर्सनस होते हैं एंड उसके बाद लोन लेकर ये इंडिया से बाहर चले जाते हैं एंड इनका एक्स्ट्राडिशन मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में जब भी यहाँ पर कोलैटरल रखा हो एंड कोई यहाँ पर हाउस को कोलैटरल की तरह रखा गया है या तो कोई प्रॉपर्टी को रखा गया है तो उस प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग करो. इन राज्यसभा ऑपोजिशन सीक्स आंसर्स ऑन जॉब्स प्राइस राइज मैल न्यूट्रिशन. तो इंडिया में जॉब्स नहीं है, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन भी है एंड मैल न्यूट्रिशन भी है. तो राज्यसभा में अपोजिशन का यही कहना है, गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन है कि जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही है लोगों को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कह रहे हो, मैल न्यूट्रिशन के लिए क्या किया जा रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कितनी नीचे है. तो वही सारे यहाँ पर डिस्कशंस हुए. इंडिया अनाउंसेस $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या. तो इंडिया केन्या रिलेशंस तो नहीं आएंगे, स्पेसिफिकली इंडिया अफ्रीका रिलेशंस बिल्कुल आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप केन्या का ये जिक्र कर सकते हो. तो इंडिया ट्यूसडे announced a $250 million line of credit to Kenya for modernization of its agricultural sector as Prime Minister Narendra Modi and visiting Kenyan President Ruto agreed कि जो bilateral ties है उनको strengthen करना है in the field of defense, trade, energy, digital public infrastructure and healthcare. बाकी यहाँ पर हमने LOC दिया है $250 मिलियन का. बाकी केन्या का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि इंडियन इन्वेस्टमेंट आए. केन्या यहाँ पर इंटरेस्टेड है इंडिया की UPI सिस्टम में. नेक्स्ट 22 नेशंस प्लेज कि हमें न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ट्रिपल करना है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है. एंड ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी जो हमने देखा था प्लेज, उसका भी इंडिया पार्ट नहीं है. तो 22 नेशंस ने यहाँ पर प्लेज किया कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करना है और ये COP28 के बाहर कुछ नेगोशिएशंस हो रहे हैं एंड इंडिया का सिंपल सी बात है कि COP28 मीटिंग के बाहर जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं हम उनके पार्ट नहीं बनते हैं क्योंकि इनकी कोई लीगल सैंक्टिटी तो होती नहीं है. तो वाइल ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी माइट बी द फ्लेवर ऑफ द सीजन, 22 कंट्रीज ने कमिट किया है कि ग्लोबल न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इसको ट्रिपल करेंगे. इंडिया पार्ट नहीं है ऑफ द न्यूक्लियर
एनर्जी कमिटमेंट एज वेल एज द ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज टू कीप विद इट्स पोजीशन कि हम कोई भी ऐसी अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे जो कि आउटसाइड द कॉप प्रोसेस हो रहा है। इसको यूएस के द्वारा लेड किया जा रहा है। 22 कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, यूके, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया एंड यूक्रेन प्लेज लास्ट वीक के साथ में काम करेंगे। एंड ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना है फ्रॉम 2020 टू 2050 सो दैट यहाँ पर मदद मिल सके टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने में। तो 1 डिग्री तो राइज हो ही चुका है, हाफ डिग्री जो है इसको यहाँ पर बस कैप करने की कोशिश की जा रही है। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन है लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एज ऑफ नाउ 370 गीगावाट ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 31 कंट्रीज में जो कि इंस्टॉल्ड है, जो कि 10% है वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द करंट डिप्लोमेटिक डायनेमिक्स, जिसको इंडिया ने यहाँ पर नहीं ज्वाइन किया, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इंडिया करंटली हैज 6780 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी एंड हम 8 नए रिएक्टर्स बना रहे हैं। तो वैसे भी हमारी तो अपने आप ही डबल हो जाएगी नियर फ्यूचर में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ओनली वन ऑफ द 6 ग्रीन हाउस गैसेज जिनका राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमें लीड कर रहा है। द 8.2% राइज इंडिया के एनुअल CO2 एमिशंस में होगा 2023 में, जो कि डबल है जो कि चाइना में होगा। तो चाइना में 4%, हमारा 8.2% राइज। लेकिन अगर हम पर कैपिटा एमिशंस देखें तो अभी भी इंडिया का पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। तो COP28 हो रही है दुबई में, तो वहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया गया। ड्राफ्ट में यहाँ पर बात की गई कि ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो जो यहाँ पर इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उसको ट्रिपल करना है, फॉसिल फ्यूल्स का फेज आउट करना है एंड मीथेन को रिड्यूस करना है। तो अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी फाइनल जो भी रेजोल्यूशन होगा उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ट्रिपलिंग द कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है एंड जो मीथेन है उसका टारगेटेड रिडक्शन करना है। फॉसिल फ्यूल अकाउंट करते हैं 80% ऑफ ऑल ग्लोबल एमिशंस, येट देयर फेज आउट कभी भी पार्ट रहा ही नहीं किसी भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। 2021 में जरूर फेज डाउन की बात की गई थी लेकिन कभी फेज आउट की बात नहीं की गई। तो रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशंस इज अ मच मोर कंटेंशियस इशू, क्योंकि जो मीथेन है ये एग्रीकल्चर से रिलीज होती है एंड जिसकी वजह से इंडिया के लिए तो जरूर ये कंटेंशियस इशू है। और अगर हम बात करें तो मीथेन ज़्यादा पोटेंट होती है CO2 से, लेकिन जो मीथेन का लाइफ टाइम होता है वो कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, क्योंकि मीथेन कुछ टाइम के बाद ब्रेक डाउन हो जाती है। देयर इज नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे एक्चुअली, पॉलिटिकल आर्टिकल इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। वाउज फॉर द प्लैनेट, तो एक्चुअली यही बताया गया कि क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए, कैप करने के लिए टेम्परेचर राइज क्या किया जा रहा है। तो ग्लासगो समिट हुई थी एंड इंडिया और यू के साथ में कोलैबोरेट करके क्या क्या कर सकते हैं। तो इंडिया इज इन द मिडल ऑफ द सेवरल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशंस, और ये इसका जो इम्पैक्ट होगा इंडिया को भी बेनिफिट करेगा एंड दुनिया को भी बेनिफिट करेगा। वन ऑफ दोज ट्रांजिशंस इज इन एनर्जी, जहाँ पर इंडिया एम कर रहा है कि हम फर्स्ट मेजर इकॉनमी बने टू पावर इट्स राइज टू डेवलप कंट्री स्टेटस एंड इंक्रीजिंगली क्लीन एनर्जी के ऊपर हम शिफ्ट करें। This extraordinary ambition is the backdrop in India to negotiations at the climate summit in Dubai. This year's COP28 जो प्रेडिसेसर्स ने काम किया उसके ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल यूके की प्रेसिडेंसी थी COP26 में। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ऑथर हैं ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया यूके रिलेशंस के ऊपर ही फोकस किया गया है कि यूके एंड इंडिया साथ में मिलकर क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस हुई है क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जिंदगियां जा रही हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हम लूज़ कर रहे हैं, क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लूज़ कर रहे हैं। रिस्क टू ऑल कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज आर ह्यूज। अकॉर्डिंग टू द IPCC, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज। वाटर स्कार्सिटी हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही है, एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस है। द पॉलिसी चॉइसेस इंडिया मेक्स एंड द टारगेट इट सेट्स कि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, और ऑल्सो क्रूशल टू द वर्ल्ड कि हम यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अचीव कर सकें। नो कंट्री कैन टैकल दिस प्रॉब्लम अलोन एंड इसके लिए सारे कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहा है, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन लाइफ। द यूके इज पार्टनरिंग विद इंडिया ऑन दिस एजेंडा एंड यहाँ पर ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एमिशंस को रिड्यूस करना है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश दे रहे हैं। फिर यहाँ पर यूके की बात की गई कि यूके जो है वो यहाँ पर कितने सारे पैसे कमिट कर चुका है। तो UK is also committed to spending around 11.6 billion in international climate finance by 2025-26. It represents कि यहाँ पर जो फंडिंग है प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो बेसिकली क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए यहाँ पर जो UK है ये अपनी फंडिंग को ट्रिपल कर रहा है। फिर यहाँ पर जो महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक अवार्ड मिला था उसको, एक प्रिंस विलियम्स अर्थशॉट प्राइज, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको कुछ 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे टू स्केल देयर सॉल्यूशंस एंड हेल्प आवर प्लैनेट। ये रिज जो है इसको एक्चुअली हम एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे कि क्या है। इंडिया एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ AI। तो सबसे पहले ऑथर ने AI एंड ये जो न्यूक्लियर है उसको कंपेयर किया है। दो बहुत डिफरेंस है लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल जब
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी तब भी इसको एकदम रिवॉल्यूशन कंसिडर किया गया था कि पूरा डिस्ट्रक्शन ला सकती है। वैसे ही एआई को लेकर हम जानते हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी को एनस्लेव कर सकती है। तो न्यूक्लियर जब हमने टेस्ट किए थे उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, फिर हमने इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील की। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं, एंड एआई के रूल्स फॉर्मुलेशन में इंडिया कैसे अपना क्रिटिकल रोल निभा सकता है। अगर हम देखें तो चाइना एंड यूएस दोनों यहाँ पर एआई को लेकर रूल्स फ्रेम करने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया इससे क्या सीख सकता है। तो ऑल्दो न्यूक्लियर एंड एआई आर वेरी डिफरेंट, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। द न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन वाज रिवील्ड टू द वर्ल्ड बाय द यूज, जब एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ किया गया हिरोशिमा एंड नागासाकी में। द इनॉर्मस डिस्ट्रक्टिव पावर हमें पता चली कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आर्म्स रेस को रोकने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट ट्रीटी है बिटवीन द यूएस एंड द रशिया। Yet many of the issues that animate AI governance today are similar to those the world faced at the dawn of the nuclear age. These challenges include कि जो impact है नई टेक्नोलॉजी को on the geopolitical rivalry, इसको हमें मैनेज करना है। Like the nuclear era, there is growing interest in promoting arms control agreement। वैसे ही यहाँ पर जो वॉशिंगटन एंड बीजिंग है, ये दोनों एंगेज कर रहे हैं कि कैसे हम AI के ऊपर रूल्स फ्रेम करें। लेकिन रूल्स फ्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग AI टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों ही AI टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो यूएस है वो तो ये चाह रहा है कि जो चाइना है ये एआई का डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से ना कर पाए, जिसकी वजह से यूएस ने ये कहा है कि जो एडवांस चिप्स की सप्लाई है इसको हम चोक ऑफ कर देंगे, और ये जो एडवांस चिप्स की सप्लाई है चाइना तक नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सबको चल रहा है। बाकी यहाँ पर एक समिट की बात की गई है जो कि है GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम नेक्स्ट वीक होस्ट करेंगे। तो एज इंडिया होस्ट द GPAI समिट नेक्स्ट वीक, तो हम इससे क्या सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऑथर का एक सजेशन ये भी है कि जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेस को रेगुलेट करती है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंटरनेशनल एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट वन, द डिसआर्मामेंट आइडलिज्म। तो इंडिया को आइडलिज्म की तरफ ना जाकर प्रैग्मेटिक रियलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो हमें प्रैग्मेटिज्म से काम करना है कि हम यहाँ पर बात करें कि नहीं एआई का यूज़ बंद कर दो, बैन कर दो, नहीं, हमें एआई का यूज़ करना है और इंडिया को भी एआई में डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बताया है। फिर ये कहा कि जब इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बाद हम इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के साथ स्टिक हो गए कि ऐसा ना हो कि हम अगर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील करेंगे तो जो यहाँ पर पावर्स है वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं बीजिंग ऑफेंड ना हो जाए। तो आइडियोलॉजिकल वरीज हमें इस बार शेड करनी पड़ेगी। थर्ड, वन डेंजर परसिस्ट ऑन द डाउन साइड, इट इज़ दिल्लीज ट्रेडिशनल टेम्पटेशन कि हम थर्ड वे निकालने की कोशिश करते हैं। तो एआई में कोई थर्ड वे नहीं है, आपको साथ में जाना है या तो अगेंस्ट जाना है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो यहाँ पर न्यूट्रल रहना। नहीं, देयर इज़ नो सच थिंग एज इंडियन फिजिक्स। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर यूनिवर्सल। तो हमें ये थर्ड वे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसमें। तो एक्चुअली जो साइक्लोन मिशोंग आया एंड उसकी वजह से चेन्नई में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गई हैं और ये 2015 की मेमोरीज़ को कैसे वापस से दिखाती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में उसमें एक्चुअली ज़्यादा अच्छा आया है रिज। तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसने इस बार ये वर्ड चूज़ किया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर 2023, इसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। Which publishes the Oxford English Dictionary, risk is defined as a style, charm, attractiveness and the ability to attract a romantic or sexual partner। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट यहीं पर देख ली। सेंसेक्स, जीडीपी एंड इलेक्शंस, इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पर 3 इवेंट्स बताए गए हैं जो कि रिसेंट में हुए हैं। सबसे पहला हमारा जीडीपी जो है ये ग्रो हुआ है सेकेंड क्वार्टर में 7.6%, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट करता है। इसके अलावा 3 स्टेट्स में बीजेपी आई है और सेंसेक्स में हमें राइज देखने को मिला है। तो ऑथर का ये क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर जीडीपी जो है वो राइज हो रहा है एंड सेंसेक्स यहाँ पर राइज हो रहा है, तो क्या यही पार्टी इलेक्शन जीतेगी। फिर ऑथर ने बताया है कि 1996 में ऐसा हुआ था, क्या उस समय ऐसा हुआ था, तो ये हम नहीं देखेंगे। करनी सेना चीफ को मार दिया गया है। अभी ये करनी सेना चीफ के बारे में बताया गया कि ये बहुत पॉपुलर हो गया था पद्मावत के समय, कि पद्मावत मूवी के अगेंस्ट इन्होंने बोला था कि इसमें सही से राजपूत का पोर्ट्रेयल नहीं किया गया है। तो ये सब कुछ आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका इंटरव्यू है आने वाले समय में तो प्लीज़ आप इसको देख लेना। वाई आर इंडियन ट्रेडर्स वल्नरेबल टू राइजिंग निमोनिया केसेस इन चाइना। तो एक्चुअली चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो जो एपीआई है, एपीआई के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर चाइना में यहाँ पर निमोनिया केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में जो ट्रेडर है वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो फ्रेश आउटब्रेक ऑफ मिस्टीरियस निमोनिया केसेस इन चाइना हैज स्पार्क्ड फियर्स ऑफ ट्रेड डिस्ट्रप्शन अमंग इंडियन ट्रेडर्स, जो कि रिलाई करते हैं चाइना के ऊपर फॉर क्रिटिकल इंपोर्ट्स एंड बैंक ऑन द डिमांड जनरेटेड इन द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी फॉर द एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी जो है बाई 2030 अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी भी कर सकते हो, जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है फॉर
दिस प्रीलिम्स एंड मीन्स 2024, जिसमें हम डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको और कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज है जिसमें सारा प्रीलिम्स डिस्कस कर रहे हैं, मेंस स्पेसिफिक है जिसमें हम सारे मेंस के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में ही मिलेगा, तीनों चीज़ें अलग नहीं है, तीनों चीज़ें एक ही प्रोग्राम में आपको ऑफर की जाती हैं। नेक्स्ट हिंदू की बात करें तो मिशोंग मेक्स लैंडफॉल देख चुके हैं। ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पर ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि फॉसिल फ्यूल्स का फेज आउट होना चाहिए। ग्लेशियर्स जो हैं ये डेकेड में 1 मीटर तक श्रैंक हो चुके हैं, तो ग्लेशियर्स यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं। ये डब्ल्यूएमओ का कहना है कि ग्लेशियर्स यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका में 38% आइस जो है लूज हो चुकी है 2001 से लेकर 2010 तक। हट्टीज ग्रो आई रिच, तो हट्टीज एक्चुअली हट्टीज जो है कम्युनिटी, इसको यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया था, लेकिन अभी तक इनको एसटी सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये यहाँ पर परेशान हो गए हैं। तो मंथ्स आफ्टर द हट्टी कम्युनिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश ट्रांसगिरी एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल ट्राइब, एंगर इज बिल्डिंग अमंग द कम्युनिटी ओवर द डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑनेस्ट रेकनिंग, तो मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज सीम अनविलिंग टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, तो यहाँ पर ये फेज आउट करना ही नहीं चाहते हैं फॉसिल फ्यूल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो COP28 के प्रेसिडेंट है उनका ही कहना है कि कहीं नहीं लिखा है कि फॉसिल फ्यूल यहाँ पर एलिमिनेट होगा तभी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो कंट्री आपको ऑयल बेच रहा है, आप उससे कह रहे हो कि आपको यहाँ पर ऑयल यूज़ नहीं करना है, उसकी इकॉनमी ऑयल के बेसिस पर चल रही है। तो द बाउंड्री वॉल एनक्लोजिंग डिस्कशंस अराउंड ग्लोबल क्लाइमेट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस और द एवरेज इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, तो 1 डिग्री सेल्सियस तो क्रॉस हो चुका है, बस ये 0.5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर कैप करने की कोशिश की जा रही है। तो ग्लोबल प्लेजेस टू कट एमिशंस आर इनसफिशिएंट टू अचीव दिस। करंट एस्टिमेट्स आर दैट टू लिमिट वार्मिंग टू द 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो वर्ल्ड है इसको ज़रूरत है कि ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल किया जाए, और यहाँ पर 2030 तक यहाँ पर एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करने की कोशिश करनी चाहिए, और एटलीस्ट 11,000 गीगावाट। तो वाइड ग्लोबल कंसेंसस है जो कि फॉर्मुलेट भी किया गया था G20 समिट के दौरान, लेकिन उसके बाद भी जो कंट्रीज़ हैं ये फेज़ आउट नहीं करना चाहते। फेज़ डाउन के लिए एग्री किया था इन्होंने, लेकिन फेज़ आउट के लिए नहीं किया। तो वाइल इंडिया हैज़ पोजीशनड इटसेल्फ एज द चैंपियन फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, इट्स 2030 टारगेट्स एज आर्टिकुलेटेड हमारे एनडीसी में कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हमें ट्रिपल करना है, अभी 170 हमें से 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। शेयर्ड ब्लेम, तो साइक्लोन मिशोंग तो चेन्नई ट्रबल के लिए है ही जिम्मेदार, लेकिन जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पूरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होते हुए दिख रहा है, लोगों की यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हो रही है, जो एक्चुअली यहाँ पर ड्रेनेज है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक फंस गई है, तो ये सब क्या है। तो यही बताया गया कि 2015 से भी आप अभी तक कुछ नहीं सीख रहे हो। तो यहाँ पर बताया गया कि लिमिटेड शट ऑफ पावर इन द सिटी एज अ प्रिकॉशन प्रिज्यूमेबली, कि जो केबल्स उसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो जाए पेडिस्ट्रियंस का, दैट सच अ प्रिकॉशन वाज रिक्वायर्ड एट ऑल स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द स्टेट ऑफ द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की। कोई क्विक फिक्सेस या शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। जो वाटर स्टेगनेट हो गया है, ओवरहेड केबल्स फ्लू लूज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वर चोक्ड विद प्लास्टिक ट्रैश, तो बेसिकली आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये केन्या वाला हम देख चुके हैं कि इंडिया ने $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। यहाँ पर सरोगेसी एक्ट के बारे में बताया गया है। तो सरोगेसी एक्ट के बारे में यहाँ पर 1-2 प्रोविजंस है, वैसे आपको सरोगेसी एक्ट पढ़ना है, ART भी पढ़ना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सरोगेसी एक्ट 2021 अलाउज अ विडो अ डिवोर्स्ड वुमेन, तो विडो डिवोर्स्ड वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ द 35 एंड द 45, या तो कोई इनफर्टाइल कपल जो है ये बेनिफिट ले सकता है सरोगेसी का। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अनमैरिड वुमेन नहीं लिखा है, तो ये केस इसीलिए गया था क्योंकि एक्चुअली एक अनमैरिड वुमेन जो है ये सरोगेसी अवेल कराना चाहती है, लेकिन ये नहीं करा सकती अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो इसी प्रोविजन को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है कि ये एक्ट कमर्शियल सरोगेसी को बैन करता है, लेकिन अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है, लेकिन जो यहाँ पर सिंगल वुमेन है ये कुछ नहीं करा सकती। सिंगल नहीं, बेसिकली अनमैरिड वुमेन। आगे हम चलते हैं। द जर्नी टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड, तो यहाँ पर INC की बात की गई, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। इसकी एक्चुअली थर्ड जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी थी इसकी मीटिंग हुई, एंड इसकी मीटिंग जो हुई थी उसमें यहाँ पर प्लास्टिक बैन को लेकर एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की बात की गई। तो ये अंडर द UNEP होता है। तो मेट इन नायरोबी केन्या from November 13 to 19 for its third round of negotiations to develop an international legally binding instrument to end plastic pollution worldwide। लेकिन एक्चुअली इसको लेकर कंसेंसस नहीं है कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमें प्लास्टिक को बैन करने की ज़रूरत है। वाइल इट इज़ अग्रीड कि प्लास्टिक पोल्यूशन को मैनेज किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मेजर्स के साथ, लेकिन कुछ का कहना है कि प्रोडक्शन के ऊपर हमें बैन लगाना चाहिए, कुछ का कहना है कि हमें सोर्स के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, कुछ का कहना है कि हमें EPR को बढ़ा देना चाहिए। तो ये सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर GPS के बारे में बताया गया, तो GPS USA का है, ये आपको पता है। बाकी इंडिया का जो है वो है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। और भी यहाँ पर कंट्री जिनके पास खुद का पोजीशनिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड द UK। तो रशिया का जो है उसका नाम है ग्लोनास,
यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, चाइना का है बाइडू एंड यूएस का तो है ही जीपीएस। बाकी इंडिया का खुद इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, बाद में इसका नाम रखकर नाविक कर दिया गया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, तो ये बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास गगन भी है। गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, जिसको कि डेवलप किया गया है बाय द इसरो एंड द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टडी ऑफ 50,000 डॉग्स सेज वैक्सीन नॉट कलिंग विल स्टॉप रेबीज। तो यहाँ पर रेबीज की बात की गई है और यहाँ पर एक वायरस मेंशन है, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे ये स्टडी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक यहाँ पर स्टूडेंट थी, उसका ये पीएचडी का वर्क था कि कैसे यहाँ पर रेबीज को रोका जा सकता है। इसके लिए क्या कलिंग ऑफ डॉग्स करना चाहिए, या तो हमें वैक्सीनेशन को मास स्केल पर करना चाहिए जो भी डॉग यहाँ पर रेबिड हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द कोलैबोरेटर्स यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया गया। रेबीज एक एंडेमिक डिजीज है। इट परसिस्ट इन सम पॉपुलेशंस, अगर अफ्रीका एशिया की बात करें, एट लो लेवल्स डिस्पाइट causing many deaths upon an outbreak. The cause of nearly 60,000 human deaths a year worldwide, a virus called लीसा वायरस इज द कल्प्रिट बिहाइंड द डिजीज। तो रेबीज जो है ये प्रिवेंटेबल होती है बाय वैक्सीन, लेकिन एक बार यहाँ पर रेबीज हो गया तो उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर तो इंसान की डेथ ही हो जाती है। लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी रेबिड डॉग ने काटा हो तो उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। बट इफ द वैक्सीन इजंट एडमिनिस्टर्ड इन टाइम आफ्टर द बाइट, तो जो वायरस है ब्रेन को इन्फेक्ट कर लेता है और यहाँ पर डेथ होती ही होती है। इवन दो देयर इज अ वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड, लेकिन यहाँ पर डेथ होगी। व्हाट अलाउज द लीथल डिजीज लाइक रेबीज की ये इतने टाइम से परसिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर तंजानिया में स्टडी की गई, जो सेरेंगेटी डिस्ट्रिक्ट है, तो जो भी यहाँ पर रेबिड डॉग्स थे उनकी स्टडी की गई एंड ये पाया कि कलिंग से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है? हमें डॉग्स को वैक्सीनेट करना है। और गोवा में भी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें लार्ज स्केल सर्विलांस किया है, मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स किए, जिसकी वजह से यहाँ पर रेबीज़ के केसेस भी कम हुए हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक नोट्स रिलेटेड टू द इंडियन एक्सप्रेस, तो ये आप बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़ पर मंथ। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।